गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब। दोबारा आपका वेलकम है यहाँ पे क्लास 12 केमिस्ट्री। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। देखो, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या, अगर तुम देखो ध्यान से, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, हमने नॉर्मलिटी पढ़ा था। ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मलिटी डिस्कस किया था, नॉर्मलिटी क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मलिटी हमने पढ़ा था। मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि अगर शॉर्टकट तरीके से करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। फिर हमने डिस्कस किया क्या था कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर एसिड तुम्हारा इंडिविजुअल है तो उस केस में जो एन फैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस के बराबर होता है, जिसको बेसिसिटी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो H2SO4 में 2 होता है, HCl में H3PO4 में 3 और HNO3 में 1। फिर हमने देखा कि अगर रिएक्शन इफ एसिड जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, तो उस समय जो एन फैक्टर होगा वो बराबर होगा जितने नंबर ऑफ H प्लस आयंस इन रिएक्शन, जितने H प्लस आयन रिएक्शन में इन्वॉल्व है उतने के बराबर है। जैसे यहाँ पे देखो H2SO4 और NaH, तो OH माइनस एक है तो एक ही H प्लस चाहिए, तो उस केस में यहाँ पे एन फैक्टर कितना आया, 1 आया। यहाँ पे 2H प्लस और यहाँ पे 2OH माइनस, तो उस केस में एन फैक्टर कितना आया, 2 आया। सेम चीज हमने डिस्कस की थी क्या, OH माइनस। ठीक है ना, OH माइनस अगर बेस हो तब कैसे एन फैक्टर निकालेंगे, तो वो भी बराबर होता है किसके बराबर, नंबर ऑफ H प्लस आयंस के बराबर ही होता है क्या, तुम्हारा एन फैक्टर, जब बेस क्या हो, अकेला हो। तो यहाँ पे देखो CaOH का ट्वाइस, तो एन फैक्टर 2 आया था, NaH में 1 आया था, और रिएक्शन में बात करें तो वो बराबर होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयंस जितने रिएक्ट हुए उसके बराबर होता है। तो ये हमने चीज देख ली थी। ठीक है ना, एन फैक्टर निकालना हमने सीख लिया था, बहुत आसान है। ठीक है, अब आइए एक सॉल्यूशन क्वेश्चन करते हैं क्या। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 7 ग्राम पर लीटर H2SO4। 7 ग्राम पर लीटर H2SO4 का क्या निकालना है, हमें नॉर्मेलिटी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं आपको। जैसे आपने नॉर्मेलिटी यहाँ पे देखा था, तो नॉर्मेलिटी को ऐसे तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू एन फैक्टर। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे। ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या देगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं और करके लिख दूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में था, मिलीलीटर में। ठीक है ना, लीटर में लेते हैं, लीटर में लेते हैं यहाँ पे, लीटर में, क्योंकि काम है स्ट्रेंथ के रूप में निकालना है। और क्या था, वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर। ठीक है, ये था। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिख देते हो, वेट अपॉन मोलर मास, वेट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू एन फैक्टर। तो क्या तुमको ये नहीं लग रहा क्या कि अगर स्ट्रेंथ के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे अगर तुम देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ किस में लेना है, ये आपको लेना है किसमें, लीटर्स में लेना है। किसमें लेना है बच्चों, लीटर्स में। तो ये किसके बराबर आएगा, स्ट्रेंथ के बराबर आएगा। स्ट्रेंथ यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो वही क्वेश्चन इस्तेमाल करना है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर। ठीक है, इसी को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मेलिटी क्या आएगी, स्ट्रेंथ दिया है 7 डिवाइड बाई क्या है, 7 × 2। H2SO4 का जो मोलर मास होता है सॉल्यूट का कितना होता है, देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स का मास होगा 2 × 32 + 64। ठीक है, तो कितना आया, 2। ठीक है, 2 + 32 + 16 × 64, कितना है, 428 और 6 3 98 ग्राम पर मोल था। ठीक है, तो ये था तुम्हारा
तो 98 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो कितना है 14 डिवाइड बाई 98। तो जब तुम डिवाइड करोगे तो एक्चुअल में आएगा कितना, ठीक है। तो ये तुम अगर डिवाइड कर दोगे तो आएगा कितना, यहाँ पे देखो ध्यान से, यही था, यही फॉर्मूला यूज़ करना था हम लोग को, ठीक है। यही फॉर्मूला था, कौन सा कहाँ गया, ठीक है, यही ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, स्ट्रेंथ, और हमने यहाँ पे निकाला क्या, वेट अपॉन मोलर मास, यही था, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। मोलारिटी इजकल टू क्या होता है, और मोलारिटी इजकल टू हमने क्या निकाला था, अगर देखे रिलेट करके, तो मोलारिटी इजकल टू हमने निकाला था क्या, रिलेशन बिटवीन, ठीक है। मोलारिटी इजकल टू यहाँ पे, अरे स्ट्रेंथ इजकल टू था मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ से आ जाएगा मोलारिटी इजकल टू स्ट्रेंथ, वही जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, अच्छा लिखा ही हुआ है तो लिखूंगा नहीं मैं दोबारा, ठीक है। ये चीज़ है, तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं मोलारिटी इजकल टू स्ट्रेंथ डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और मैं मोलारिटी इजकल, और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे कि पूछ क्या रहा है वो, यही क्वेश्चन है सिंपली। तो हमने देखा नॉर्मेलिटी इजकल टू क्या था, नॉर्मेलिटी इजकल टू था मोलारिटी, ठीक है, इनटू एन फैक्टर। अब मोलारिटी तो दिया नहीं, स्ट्रेंथ दिया है, तो उसको हम स्ट्रेंथ में कर लेंगे, तो स्ट्रेंथ डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर। स्ट्रेंथ कितना दिया है देखो 7 ग्राम पर लीटर, एन फैक्टर कितना होगा H2SO4 दो, तो 14/98। सॉल्व करोगे तो एक्चुअल में आंसर कितना आएगा तुम्हारा, ठीक है, सॉल्व करने पे आंसर आएगा कितना, 0.14 नॉर्मल, ठीक है, 0.14 ऐसे लिखते तो क्या। तो ये है तुम्हारा क्या, नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो ये नॉर्मेलिटी हमने निकाल ली इसकी, किसके लिए, 7 ग्राम पर लीटर H2SO4, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे टॉपिक जो रहेगा वो हमारा टॉपिक कौन सा है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन सबका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा आगे क्वेश्चंस करने में, जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, सॉल्युबिलिटी से आगे बढ़ने के बाद बात करेंगे गैस एंड लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन की, तो उन सब में हम लोग देखेंगे एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मैं अगर कोई सॉल्यूशन लूँ, ठीक है, तो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, एक होगा तुम्हारा ए और दूसरा होगा बी। ए को हम लोग नाम देते हैं जर्नली सॉल्वेंट बोलते हैं ए को, और दूसरे को जो 2 नंबर पे आता है उसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूट बोला जाता है। या कहीं पे 1 लिखा हो तब भी ऐसे, जैसे N1 लिख दिया, ठीक है, ना ऐसे समझ लो, ठीक है, WA लिख दिया या W1 लिख दिया, तो वहाँ पे किसकी बात हो रही है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। कहीं पे WB लिख दिया या W2 लिख दिया तो किसकी बात होगी, वेट ऑफ सॉल्यूट की। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो कंपोनेंट होते हैं हमारे सॉल्यूट में, कौन कौन से, सॉल्यूट, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, एक रेशियो है, मोल फ्रैक्शन क्या है, रेशियो, रेशियो ऑफ वन, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, one component of solution to the total number of moles, total number of moles of, जैसे क्या क्या लेंगे, solute and solvent, moles of solution। कोई एक कंपोनेंट का, जैसे किसी एक कंपोनेंट, जैसे ए और बी का मैं रेशियो ले लूं किससे, टोटल नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन का नाम दिया जाता है। तो यही मैंने लिखा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, रेशियो मोल्स ऑफ, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो किसी एक कंपोनेंट का डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, या बोल सकते हो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हम लोग वहां पे लेंगे। मोल फ्रैक्शन को, ये तो पहला चीज हो गया। दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? काई से, काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तुम एक्स भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बस इजी करने के लिए। तीसरी बात, मोल फ्रैक्शन तुम्हारा डायमेंशनलेस होता है। मोल फ्रैक्शन इस कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूं तुम्हारे लिए कैसे निकालना है, ठीक है। दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, तो अगर मैं लिखना चाहूँ काई ए, ठीक है, काई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो एन ए अपॉन क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी, ये हो गया काई ए। तो काई ए इक्वल टू ये लिख सकता हूँ। उसी तरह अगर मुझे काई बी लिखना हुआ तो क्या क्या लिखूंगा? काई बी लिखना हुआ तो क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन ए प्लस एन बी। तो ये हो गया अगर दो कंपोनेंट है तब, ठीक है ना। दो कंपोनेंट है तो ऐसे तीन कंपोनेंट रहेगा तब भी इसी तरह लिखेंगे, ठीक है ना। ये टू कंपोनेंट्स है। अगर मान लो थ्री कंपोनेंट्स हो गए, थ्री कंपोनेंट्स हो जाते हैं तब क्या लिखोगे? थ्री कंपोनेंट्स हो गए। थ्री कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? देखो ए बी और सी हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे तुम? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। काई बी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। फिर काई सी, तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। तो दो कंपोनेंट हो, तीन कंपोनेंट हो, चाहे कितने भी कंपोनेंट्स हो, उसके लिए ऐसे ही लिखा जाता है। जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लेंगे डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसका निकालना है उसके ऊपर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और क्या चीज़ है यहाँ पे? देखो और क्या चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ है द सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज वन। मतलब काई ए, काई बी, काई सी जोड़ोगे तो कितना आएगा? वैसे ही पीछे वाले में देख लो, यहाँ पे अगर तुम क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ काई ए प्लस काई बी, तो हमेशा क्या आएगा? वन ही आएगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको प्रूफ भी कर सकते हो तुम, ठीक है। प्रूफ कैसे होगा? देखो काई ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? काई इक्वल टू लिखूंगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन बी। काई बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस काई सी इक्वल टू क्या लिखूंगा? एन सी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसको आगे सॉल्व कर लो, लोगे तो कितना आएगा? एलसीएम एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। एन ए एन ए एन ए एन बी एन से डिवाइड कर दो, वन आएगा, तो वन का मल्टीप्लाई उसमें, तो एन ए यहाँ पे एन बी, यहाँ पे एन सी, कट गया, कितना आया? वन। इसलिए बोला गया था सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज वन, इसलिए हमेशा वन आता है। अब यहाँ पे इसको और थोड़ा डिटेल में करना चाहो तो ये लिख सकते हो क्या? देखो जैसे
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए तो क्या लिखोगे, वेट ऑफ ए डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ए, ये लिख सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी तो वेट ऑफ बी डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ बी, तो ये भी लिख सकते हो तुम। और उसमें तुमने क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो काई इजकल टू क्या आया था, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो इसको ऐसे फर्दर तुम सॉल्व कर सकते हो। एन ए इजकल टू क्या लिखोगे, वेट ऑफ ए डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ। ये फर्दर तुम क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। ये आ गया पूरा, ठीक है, कैसे तुमको करना है। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो किसी एक कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन ले लो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी कंपोनेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं उनके ले लोगे, तो उनका रेशियो लेने पे वो जो चीज़ मिलेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन का नाम दिया जाता है। अब आते हैं मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन क्या होता है, तो ना मोल फ्रैक्शन में मोल ले रहे थे, मास फ्रैक्शन में क्या लेंगे, मास, मास ऑफ, ठीक है, रेशियो, रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मास, ठीक है, टू द टोटल मास। किसका मास लेना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट एंड, जैसे देखो यहाँ पे तुमने क्या लिया, डब्ल्यू ए, अरे यार डब्ल्यू ए नहीं, मास फ्रैक्शन ऑफ ए लिया तुमने, क्या ले लिया, मास फ्रैक्शन ऑफ ए। मास फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर होगा, वेट ऑफ ए डिवाइड बाई वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। सॉल्वेंट का लिए तुमने अगर वही निकालना हो किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, मास फ्रैक्शन ऑफ बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ठीक है। तो ये है तुम्हारा मास फ्रैक्शन। ऐसे ही वॉल्यूम फ्रैक्शन भी हो सकता है, वॉल्यूम में लेना होगा तो वॉल्यूम ले लेना ऊपर, वी ए अपन वी ए प्लस वी बी अपन वी ए प्लस वी बी, तो ऐसे करके हम लोग मास फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। आगे आइए, और आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, पीपीएम और पीपीएमबी के बारे में। तो पीपीएम का यहाँ पे मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, और पीपी का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। 1 मिलियन में कितने होते हैं, देखो मिलियन में होते हैं 10⁶, और 1 बिलियन में होते हैं कितने, 10⁹ ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन का काम क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा कि जब सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है ना, तो उस केस में हम किस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं, पीपीएमबी और पीपीएम का इस्तेमाल, पीपीबी और पीपीएम का इस्तेमाल कर लिया जाता है पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन का। तो यहाँ पे लिख सकते हो, व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस, अमाउंट ऑफ solute is very less, then it is convenient to use ppm and ppb। तब उस केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पीपीएम और पीपीबी का इस्तेमाल किया जाता है जब वे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए। दूसरी बात ये बताते क्या है, ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट dissolved पर मिलियन या पर बिलियन
पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बता रहा है, कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट्स पर पार्ट पर मिलियन या बिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन मौजूद है। इसीलिए हमको इसको क्या बोला गया, पीपीएमबी और पीपीएम और पीपीबी का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा पीपीएम इक्वल टू क्या लिखना, मास ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट, मास ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट डिवाइड बाय, ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन गुणे 10⁻⁶। वैसे ही पीपीबी इक्वल टू क्या लिखोगे, पीपीएम मतलब 10⁻⁶ होता है इसीलिए लिखा गया है। पीपी इक्वल टू क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई आएगा, 10⁻⁹ से। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया किसका, पीपीएम और पीपीबी का। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पीपीएम का। ठीक है, ठीक है, और ये नीचे वाला किसका हो गया, नीचे वाला हो गया पीपीबी का। तो ये तुमको ध्यान देना एक्चुअल में। ठीक है, कि फॉर्मूले क्या हैं, पीपीएम और पीपीबी के फॉर्मूले क्या हैं। तो ये था पीपीएम के बारे में और पीपी के बारे में, जो हमें बताता है कि कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन और बिलियन पार्ट्स सॉल्यूशन में डिसॉल्व हैं। आगे चलिए देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पार्ट्स पर पीपीएम फाइंड करना। तो पीपीएम मतलब मैं जानता हूँ क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट होता है, मास ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। यही करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है हम लोग को आगे। ठीक है, देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, मास ऑफ सॉल्यूट तुम देख पा रहे हो, क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट द पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन 250 ml वाटर, डेंसिटी 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी दिया हुआ है, कंटेनिंग इतना। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5 × 10⁻⁻⁴ ग्राम। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है 250 ml। ठीक है, और डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मैंने एक बार बात बताई थी कि 1 ml किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ पे तुम एक्चुअल में पुट कर सकते हो, यहाँ पे 250 ml है तो इसको लिख सकते हो 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 250, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। और मास निकालना है तो मास यहाँ से क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी दी हुई है बच्चों, 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब, इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये अपॉन में है, यहाँ से आएगा 250 ग्राम। कितने आ गए, 250 ग्राम। तो ये आ गया मास। ठीक है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट कितना है, देखो 5 × 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 250 गुणे 10⁻⁶। ठीक है, यहाँ पे तुम एक्चुअल पे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर दो,
ठीक, सॉरी 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 50 आया। ठीक है, और इसको तुम क्या कर सकते हो, यही है ना 250 ml, ठीक है, 5×10⁻⁻⁴। ठीक, और उसके बाद फर्दर यहाँ पे सॉल्व करोगे तुम 10⁻⁻⁴ और 10⁻⁻⁶, तो ये आ गया तुम्हारे कितने 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 50। फर्दर सॉल्व कर लो इसको तो क्या होगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 50, और ये 10⁻⁶, अरे सॉरी भाई क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैथमेटिकल 10⁻²/50, तो 100/50 कितने आए हैं 2, सॉरी गाइस कितने आए यहाँ पे 2 ppb। ठीक है, तो ये आंसर है आपका 2 ppb आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, एक सिंपल सा यहाँ पे निकालना था, ठीक है ना, 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻�6। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, इसमें 10⁻2 रहेगा, डिवाइड करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 50 तो कितना है 2 ppb, यहाँ पे आंसर आसानी से आ जाए। तो ये हमारा था क्या क्वेश्चन, किस पे था, पीपीवी पे था। आइए अब डिस्कस करते हैं क्या, नॉर्मेलिटी हम लोग कर चुका है, मोलालिटी भी कर लिया, अब इम्पोर्टेंट आता है क्या, मोलालिटी। ठीक है, तो ये जितने भी टर्म्स होती हैं, मोलालिटी हुआ, मोल फ्रैक्शन हुआ, मास फ्रैक्शन हुआ, तो ये इनको हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं ओवर नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और मोलारिटी के, क्योंकि मोलारिटी और इन सबों में क्या आएगा, नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम सारे हैं, और वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक लास्ट पढ़ने वाला है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में, वो है आपका क्या, मोलालिटी। तो मोलालिटी किसके बारे में बताता है, इट रिफर्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अरे अमाउंट, सॉरी सॉरी, इट रिफर्स टू किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved पर kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर 1000 ग्राम या 1 kg सॉल्वेंट लेता हूं तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी का नाम दिया जाता है। पहली चीज ये आपने लिख ली। दूसरी चीज लिख सकते हो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है, तीसरी बात, यूनिट क्या होती है मोलालिटी की, यूनिट ऑफ मोलालिटी क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे तो मोल पर केजी, ये लिख सकते हो, ठीक है, या मोलल लिख सकते हो, मोलल। ठीक है, ये हुआ फॉर्मूला, देखिए क्या होगा, मोलालिटी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलालिटी स्मॉल एम इक्वल टू क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 1000 के ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट किस में लेंगे, केजी। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इस फॉर्मूले को और थोड़ा इलेबोरेट कर दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम। ये है मोलालिटी, क्या है, मोलालिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका मोलालिटी का। तो ये फॉर्मूला है मोलालिटी का, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, ग्राम में, यहाँ पे केजी में था। ठीक है, तो मोलालिटी के लिए ये फॉर्मूला है और ये ध्यान रखना है, ठीक है ना।
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, और इन सब टर्म्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओवर नॉर्मेलिटी और मोलारिटी और फॉर्मेलिटी। ठीक है, इसमें इतना ही था। आगे आइए और अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करना है क्या, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ए 3 मोलर, यहाँ पे कैपिटल एम मतलब मोलर है इसका, 3 मोलर Na2H2O3 सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ Na2H2O3 एंड मोलालिटीज ऑफ Na प्लस आयन NH2O3 माइनस 2 आयन। तो सबसे पहले मुझे परसेंटेज W बाई डब्ल्यू निकालना है किसका, Na2H2O3 के लिए, और मोलालिटी कैलकुलेट करनी है Na प्लस आयंस और किसके लिए, H2O3 माइनस 2 आयंस के लिए। यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है 3 मोलर Na2H2O3 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 3 मोल्स ऑफ Na2H2O3 is present 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस सेंटेंस का यही मतलब है, मोलालिटी का मतलब यही होता है। ठीक है, तो यहां से एक चीज पता चल गई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1000 ml। ठीक है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना, 1.25 ग्राम पर ml। यहाँ से आप एक चीज़ निकाल सकते हो, वो चीज़ क्या होगी, जो यूज़ की जाएगी किसमें, परसेंटेज W बाई डब्ल्यू निकालने में। अगर यहाँ पे आप देखो क्या, हाँ यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो परसेंटेज W बाई डब्ल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, वो अभी निकाल लेंगे, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये चाहिए होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो मास ऑफ डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। यहाँ से मास इक्वल टू हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है, 1.35 ग्राम पर ml इंटू 1000 ml। ml से ml कैंसिल डाउन खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और ये कितना बन जाएगा, 1250 ग्राम। ये हो गया क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये चीज पता चल गई। अब हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता करना है। तो देखो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ Na2SO3 दिए हुए हैं, तो 3 मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना आएगा, मास 3 इंटू मोलर मास ऑफ किसका, Na2H2O3 का, तो 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू मोलर मास इसका निकाल लो, 33 इंटू 2, सल्फर का एक आइटम्स का होता है 32 प्लस 16 48, ठीक है, 3 46 प्लस 64 प्लस 48, ठीक है। देखो 8 और 4 कितना होता है, अरे 8 और 4, 8 4 12 और 12 प्लस 6 कितना है, 18, कैरी एक, 6 4 10, 10 4 14 है, कितना है, 3 इंटू 158 कितना आएगा, 3 8 जो 24 होता है, कैरी 2, 3 फिर 50, 3 5 15, 15 2 17, कैरी एक, और 3 एकम 3 एक 4, 474 ग्राम। तो ये आया 3 मोल्स ऑफ Na2H2O3 में कितने इसके, और कितने, कितना वेट आएगा 3 मोल में NH2O3 का, 474 ग्राम। तो यहाँ पे परसेंटेज W बाई डब्ल्यू निकाल लिया तुमने, क्या 474 बटा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1250 गुणे 100। सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, ठीक है, सॉल्व करोगे तो आएगा 0.3792 गुणे 100, 37.92%। तो ये आ गया परसेंटेज W बाई डब्ल्यू।
ये एक आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, पहला आंसर आ चुका है। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है? देखो दूसरा तुमसे पूछ रहा है क्या, मोलालिटीज कैलकुलेट करनी है किसकी? मोलालिटीज कैलकुलेट Na+ion और H2 3 आयंस। तो यहाँ पे देखो, जब तुम 3 मोल Na2H2O3 लोगे, ठीक है, तो कितने आयंस मिलेंगे? 6Na+ तुमको मिलेंगे एंड 3H2O3 - 2 आयंस मिलेंगे। तो यहाँ पे इतने 6 मोलर्स, या कर सकते हो 6 मोलर, 3 मोलर तुम जब तुम लोगे, ठीक है ना? ठीक है, इन 3 मोलर Na2H2O3, ठीक है, तो कितने आयंस तुमको मिलेंगे? 6 मोलर तुमको मिलेंगे Na+आयंस। ठीक है, क्योंकि 1 मोल में तो ऐसे लिख सकते हो ना, समझ के थोड़ा सा, अगर इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो कैसे लिखोगे? 2Na+ और H2O3 - 2। तो इसके 1 मोल्स में कितने इसके मिलने हैं? 2 मोल्स। तो 3 मोल में इसके कितने मिलेंगे सोडियम के? 6 मोल्स। और इसमें 1 मोल में SO2O3 माइनस के एक ही मोल मिल रहे हैं, तो 3 मोल में इसके कितने मिलेंगे? 3 मोल Na2H2O3 - 2 आयन। यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं, सॉल्व करते हैं इसको आगे। देखिए, मोलालिटी मोलालिटी ऑफ Na+ आयंस, तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? सोडियम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na+। ठीक है, 6 बटा, देखो यहाँ पे कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1250 माइनस, और कितना है मास ऑफ सॉल्यूशन? यही है, सॉल्यूशन में से माइनस कर देंगे किसका? सॉल्यूट का, 474। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 474 मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस कर रहा हूँ किसमें से? 474 मास ऑफ सॉल्यूट से। तो किसका मास आएगा? सॉल्वेंट का। ये किसके बराबर होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। और क्योंकि ग्राम में लिया गया तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 1000 से। तो कितना आया यहाँ पे? देखो यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, ठीक है, इक्वल टू 6। ठीक है, 1250 माइनस 474 कर लो यहाँ पे। 10 में से 4 गया 6, 7 7 14, और यहाँ पे 776। 776 गुणे 1000, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है ना? और मोलालिटी ऑफ H2O3 - 2 आयंस, तो कितने आयंस है इसके? 3/776 गुणे 1000। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो, सॉल्व करके बता देता हूँ कितना आ रहा है। ठीक है, इसका आएगा 7.7 मोलल। इसका आएगा 7.7 मोलल सॉल्व करने में। और इसका कितना आएगा देख लो, इसका आंसर होगा आपका इसका होगा 3.86 मोल। तो ये हमारे आंसर आ गए। ठीक, तो ये था तुम्हारा किसका? मोलालिटी ऑफ Na+ आयंस, जो कि पूछा हुआ है दूसरा टाइप, और ये था मोलालिटी ऑफ। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे क्या देखे, डेंसिटी दे दे, फिर वॉल्यूम निकालना हो, फिर उसके बाद परसेंटेज W/W निकालना हो, तो कैसे करोगे? ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा क्या? मोलालिटी था। ठीक है ना, मोलालिटी हमने कर लिया।
अब आगे देखिए, कुछ मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिलेशन कुछ है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बीच कुछ रिलेशंस हैं। पहला देखिए क्या है, पहला आपका वही है कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये हमने देख लिया। दूसरा, दूसरा है मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, देखो, मोलालिटी इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई 1 प्लस मोलालिटी इंटू, ठीक है स्मॉल एम लिखता हूँ कंफ्यूज हो जाओगे, मोलालिटी इंटू मोलर मास, ठीक है, एब्सोल्यूट डिवाइड बाई 1000, ऐसे करके, ठीक है। अभी मैं लिख दूंगा सब क्या है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा क्या है, मोलालिटी इक्वल टू होता है 1000 इंटू काई टू इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई काई वन, 1 प्लस काई टू m2, ठीक है। तीसरा, चौथा क्या है देखो, स्मॉल एम मोलालिटी इक्वल टू होता है 1000 इंटू काई टू काई वन m। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं जो तुमको याद करने होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। कौन सी वैल्यू क्या क्या रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे देख लो। कैपिटल एम रिप्रेजेंट कर रहा है मोलालिटी को, ठीक है। m2 रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को, स्मॉल एम रिप्रेजेंट कर रहा है मोलालिटी को, डी रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी को, काई टू रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को, काई वन रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है ना। मोलालिटी ये है, मोलारिटी ये भी मोलारिटी है यहाँ पे, और ये भी क्या है, मोलारिटी ही है। ये जो मैंने स्मॉल में लिखा हुआ ये मोलालिटी है और ये मोलालिटी है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, मोलारिटी और मोलालिटी के बीच ये वाला जो रिलेशन है ना, ये है, ये वाला रिलेशन कब इस्तेमाल कर सकते हो, ये वाला बताएगा रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। ये वाला फॉर्मूला मोलारिटी और मोलालिटी के बीच रिलेशन बता रहा है। ये मोलारिटी और कर सकते हो मोल फ्रैक्शन के बीच है, यहाँ पे मोलालिटी और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के बीच है। 1000 इंटू काई टू काई वन इंटू m1, 1000 इंटू काई टू इंटू डेंसिटी काई वन m1 प्लस काई टू m2, ठीक है। तो ये था आपका क्या, ये है हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, खत्म होते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अब क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इसके आगे हम लोग को डिस्कस करना है क्या, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, उसके बाद फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब, वाई हेनरीज लॉ आपको पढ़ना है, राउल्ट्स लॉ पढ़ना है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। तो ये सब खत्म होने के बाद हम यही चालू करेंगे जो कि खत्म हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ हमने कर चुका है, ये कर लिया हमने, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे होप आपको कि ये समझ में आया होगा, ठीक है।
मैं तो वही तो कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखिए हम यहाँ पे कर चुके हैं ये। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती कि आप ये आपको याद रखना है। अरे क्या हो रहा है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ये वाली चीज़ कि कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। स्मॉल एम रिप्रेजेंट कर रहा है मोलालिटी को, और एम रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को। काई टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, काई वन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये था। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या हो चुकी हैं, हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब आगे आइए, आगे डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। ठीक है बच्चों, डिस्कस कर लेते हैं, कुछ समय है अपने पास, तो ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी मेनली रिफर करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से, कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट में स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या है, डिजॉल्व हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो क्या, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a specified solvent at a specified temperature। किसी निश्चित तापमान पर किसी निश्चित सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसी एक निश्चित तापमान पर किसी निश्चित सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, डिजॉल्व हुआ है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सॉल्युबिलिटी का नाम दिया जाता है। फैक्टर्स देखिए, जो फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, वही चीज आगे लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे आप क्या करते हो ना, देखो जैसे कोई सब्सटेंस ले लो, यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ क्या, अल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है, अल्कोहल और वाटर क्या है, दोनों का नेचर क्या है, सिमिलर सब्सटेंसेस है। अल्कोहल में देखोगे तो ROH होता है, अल्काइल ग्रुप जुड़ा है। वाटर में देखोगे तो अल्काइल ग्रुप की जगह क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये है वाटर मॉलिक्यूल आपका, और ये क्या है, अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो बस अंतर किसका है, देख पा रहे हो, अंतर बस इस ग्रुप का है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, केवल क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका सिमिलर नेचर ऑफ सब्सटेंसेस जिनका सिमिलर होता है, जैसे कि इस केस में हमने क्या लिया, अल्कोहल और वाटर लिया, तो वो आपस में क्या होती हैं, अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो द सब्सटेंसेस हैविंग सिमिलर नेचर, द, ठीक है, हैविंग सिमिलर नेचर, नेचर डिजॉल्व इन ईच अदर, एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाती हैं। जैसे बात करें यहाँ पे अल्कोहल और वाटर का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इथेनॉल, अगर आर की जगह मैंने क्या ले लिया है, आर की जगह मैंने ले लिया C2H5, तो इथेनॉल एंड वाटर आर सॉल्युबल इन ऑल, ऐसे लिख लो इसको, वाटर सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन, इन ऑल प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में आप क्या करते हो, एक दूसरे में वाटर और इथेनॉल को मिक्स करते हो। ठीक है ना,
व्हेन वाटर एंड इथेनॉल आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन दे आर सॉल्युबल। वो एक दूसरे में अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं, अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस है वो डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ सब्सटेंस पे। अरे नेचर ऑफ सब्सटेंस आप कैसा ले रहे हो, अगर उनका सिमिलर नेचर है तो आपस में अच्छे तरह से किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकती हैं या घुल सकती हैं, सॉल्युबल होती हैं। उसी का एक प्राइम एग्जांपल है क्या, इथेनॉल और वाटर। यहाँ पे देखो वाटर भी तुम्हारा क्या करता है, वाटर फॉर्म्स करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्ड कम स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये भी फॉर्म करता है, लेकिन फॉर्म्स करता है ये भी, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो जिन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं। तो मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वाटर और इथेनॉल के बीच क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ऑन मिक्सिंग वाटर एंड इथेनॉल the there is formation of hydrogen bond, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से इनके बीच इंटरेक्शन बढ़ जाती है। ये भी लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ड्यू टू विच इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू इंक्रीजेस। इनके बीच क्या होती है, इंटरेक्शन इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, आपस में अच्छी तरह से घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है ना, वाटर इथेनॉल एंड वाटर आर सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है, देखो यहाँ पे, ऐसे आपने H2O ले लिया ऐसे। ठीक है, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, तो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन इथेनॉल एंड वाटर या अल्कोहल एंड वाटर। तो ये पहला था कि नेचर ऑफ सब्सटेंस पे फर्क पड़ता है, आप किस टाइप का नेचर और सब्सटेंस ले रहे हो। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा क्या है, देखो दूसरा है तुम्हारा क्या, सिमिलर स्ट्रक्चर। ये भी फैक्टर डिपेंडेंट है। ठीक, सिमिलर स्ट्रक्चर में आप समझ सकते हो, एग्जांपल लेके इसका बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। ठीक है, तो बेंजीन ले लो और टॉल्यूइन ले लो, दोनों आपस में क्या होती हैं, दोनों का both have similar structure, both are aromatic compounds। so both have similar structure। ठीक है, इसलिए दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बस ग्रुप का फर्क है एक। ठीक है ना, हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे देखो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन और टॉल्यूइन का, दोनों एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो जब सिमिलर स्ट्रक्चर होता है तो वो भी कंपाउंड्स आपस में क्या करते हैं, अच्छे से क्या करते हैं, घुल मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दूसरी चीज तुम लिख सकते हो क्या, दूसरी चीज क्या लिखोगे, देखो दूसरी चीज लिख सकते हो कि द इंटरेक्शन बिटवीन benzene and toluene is similar to that interaction of benzene and benzene। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अगर बेंजीन और टॉल्यूइन को आपस में मिक्स करें तो उनके बीच जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन सिमिलर होता है दो बेंजीन मॉलिक्यूल्स के बीच होने वाले इंटरएक्शन के। इसी की वजह से अगर सिमिलर स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड है तो वो भी आपस में क्या करेंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी कह सकते हो बढ़ जाती है, वो एक दूसरे में अच्छे से घुल पाते हैं। तीसरा फैक्टर आते हैं, तीसरा फैक्टर है तुम्हारा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तीसरा फैक्टर है तुम्हारा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक पोलर सॉल्वेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयनिक जो सॉल्यूट्स होते हैं, सॉल्यूट्स
आर डिजॉल्व्ड, आर सॉल्युबल, या बोल सकते हो सॉल्युबल, आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से, ठीक है, विच ब्रेक्स द आयनिक सॉल्यूट, जो आयनिक सॉल्यूट को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, किसमें, कैटायंस और एनायंस में, इनटू कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। तो आयनिक सॉल्यूट को अगर पोलर सॉल्वेंट में जानते हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो क्या करेगा, सॉल्वेंट इस आयनिक सॉल्यूट को कैटायंस और एनायंस में क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, और ये कैसे एग्जिस्ट करेंगी, एंड इट एग्जिस्ट एज हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयंस के रूप में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, आयनिक सॉल्यूट को किस में डिसॉल्व करते हैं हम लोग, पोलर सॉल्वेंट्स में। लास्ट जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो है तुम्हारा क्या, देखो थोड़ा छोटा कर देते हैं, लास्ट जो तुम्हारा फैक्टर है, ठीक है, लास्ट जो तुम्हारा फैक्टर है वो बोल सकते हो लाइक डिजॉल्व इन लाइक, ये भी बोल सकते हो लाइक डिजॉल्व इन लाइक, ठीक है। जो तुम्हारे कोवेलेंट सॉल्यूट्स होते हैं, सॉल्यूट्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन एंड कार्बन सल्फाइड, ठीक है। तो वहीं से निकला कि लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब कोवेलेंट वाले आपके नॉन पोलर में अच्छे से घुल पाएंगे, और आयनिक वाले किस में घुल पाएंगे, पोलर सॉल्वेंट में अच्छी तरह से घुल पाएंगे। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया क्या कि सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कि नेचर ऑफ सब्सटेंस अगर सिमिलर हो थोड़ा सा तो उसमें वो भी आपस में क्या हो सकते हैं, ऑल प्रोपोर्शंस में सॉल्युबल हो सकते हैं। जैसे हमने बात की यहाँ पे वाटर और इथेनॉल की, तो वाटर और इथेनॉल दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स करते हैं, तो थोड़ा सिमिलर है स्ट्रक्चर में, अल्काइल ग्रुप का बस फर्क है इनके, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं जिसकी वजह से इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, और इनकी आपस में ये सॉल्युबिलिटी और कह सकते हो एक दूसरे में अच्छे से डिजॉल्व हो सकते हैं। आगे देखें तो सिमिलर स्ट्रक्चर, अगर बेंजीन एग्जांपल लेके बात करें तो बेंजीन और टॉल्यूइन का, तो दोनों एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, तो जो इंटरेक्शन बेंजीन और टॉल्यूइन के बीच होगी वैसा ही इंटरेक्शन किसके बीच होता है, बेंजीन और बेंजीन के बीच, इसलिए वो एक दूसरे में अच्छे से सॉल्युबल हो पाते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर बात करें तो मतलब जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं ना, तो उन्हीं की प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब किसी को भी आयंस के रूप में ब्रेक कर देना, ऐसे कर सकते हो। तो आयनिक सॉल्यूट्स को जब डिसॉल्व किया जाता है पोलर सॉल्वेंट्स में, तो ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो कैटायंस और आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और क्योंकि पानी में चले जाते हैं तो हाइड्रेटेड आयंस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। लास्ट बात है कि लाइक डिजॉल्व इन लाइक, कोवेलेंट वाले तुम्हारे नॉन पोलर में डिजॉल्व करते हैं और आयनिक वाले पोलर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्या, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अगला जो टॉपिक रहेगा, तो अगला टॉपिक रहेगा हम लोग का क्या, लिक्विड सॉल्यूशन, और वो हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों।